हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 15 शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर 15 है हमारे चारों ओर वायु। फ्रेंड्स क्या आपने वायु को देखा है? ये तो हम सभी जानते हैं कि वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या आपने वायु को कभी देखा है? नहीं ना, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की जा सकती है, जैसे कि पत्तियों का खड़खड़ाना। हवा चलती तो पत्ते खड़खड़ाते हैं ना, पत्तों से आवाज़ आती है। और जैसे कपड़े सुखाते हैं तो तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते रहते हैं। पंखा के चालू होने पर खुली पुस्तक की जो पन्ने होते हैं वो फड़फड़ करके आवाज़ करने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वायु को मतलब महसूस करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, है ना। और जैसे कि पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कैसे उड़ पाता है? वायु के कारण ही उड़ पाता है। जैसे कि पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रेत के बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग करना। तो ये जो बुरादे को रेत से अलग करते हैं या जो धान है उसमें से भूसे को अलग करते हैं, तो ये वायु के द्वारा ही संपन्न होती है ये क्रिया, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि वायु हमारे चारों ओर है। तो चलिए आगे देखते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते पर इसे अनुभव कर सकते हैं ना। जैसे कभी कभी आप खिड़की खोलोगे तो हवा का झोंका चेहरे पर पड़ता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास वायु है, मतलब हवा है। तो चलिए आगे देखते हैं। 15.1 क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? हाँ, बिल्कुल उपस्थित है, पर इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। कैसे? दो बीकर लेते हैं, उसमें एक बॉटल है, ये एक बॉटल लिया है, उसको सीधे डुबाते हैं। तो सीधे डुबाएंगे तो वो बॉटल में पानी नहीं भरेगा, है ना। और फिर अगर उस बॉटल को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो उस बॉटल में जो भी वायु रहेगी वो बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी और जो पानी है वो बॉटल के अंदर भर जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि कोई भी खाली बॉटल है उसके अंदर वायु भरी हुई है ना। मतलब उसके अंदर वायु ने अपना स्थान घेरा हुआ है। जैसे कि आप कोई गुब्बारे को फुलाते हो तो पहले तो वो पुचकी हुई होगी, लेकिन जब फुलाएंगे हम गुब्बारे को तो उसके वो अपना आकार बड़ा कर लेती है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि वायु स्थान घेरती है और हमारे चारों ओर उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। फ्रेंड्स आपने देखा है क्या वायु का कोई रंग होता है? क्या नहीं होता ना ही उसमें कोई गंध भी नहीं होती। वो बात अलग है कि हम कोई अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो हमें खुशबू महसूस होती है, पर वो फैलता किस लिए है? उस अगरबत्ती का धुआं जो है फैल के वायु के कारण ही फैलता है ना। तो हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसका विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर वायु है, मतलब वायु की एक पतली परत चारों ओर है जिससे पृथ्वी ढकी हुई है और इसका विस्तार कहाँ तक है? पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है ना, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। 15.2 वायु किससे बनी है? अब हम जानेंगे कि वायु के घटक कौन कौन से हैं। जैसे हमने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा था, उसी तरह हम जानेंगे कि वायु के घटक कौन कौन से हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, मतलब वायु में कोई एक गैस नहीं होती, इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। अब कौन कौन सी गैसें हैं इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि पहला है जल वाष्प। तो हमने पहले पढ़ चुका है कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। अब इसको कैसे पता लगाया था हमने कि वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प जो है ठंडी होकर संघनित हो जाती है। पेड़ पौधों के ऊपर जो प्रैक्टिकल हमने किया था उससे पता चला। और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देने लगती थी। जैसे कि आप फ्रिज से कोई पानी की बोतल निकालोगे, थोड़ी देर अगर उसको रख दोगे तो जो हमारे उस बोतल के चारों ओर जो वायु है वो ठंडी होकर
बॉटल के चारों ओर संघनित हो जाती है, मतलब बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वायु में जल वाष्प प्रेजेंट है। ओके, अब अगला है ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि वायु में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। हम सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हर जीव जंतु को, पेड़ पौधों को भी, पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर वो, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर हम ये प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर फिर हम 2 बीकर लिए, उसमें 2 मोमबत्ती रख दिया, ठीक है, और उस मोमबत्ती को एक कांच की गिलास से ढक दिया जलाकर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो पानी है, तो पानी में जब तक ये ऑक्सीजन रहेगी तब तक ये मोमबत्ती जलता रहेगा। ओके, और जैसे ही पानी की ऑक्सीजन खत्म होगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी और पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। मतलब पानी में ऑक्सीजन है तभी तो मोमबत्ती जल रही है। मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो जलने में सहायता करती है, मोमबत्ती को जलने में सहायता कर रही है ना। तो जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। इससे ये सिद्ध होता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरी है ना, और जलने में सहायता करती है ऑक्सीजन जो है। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, मतलब हमने जो प्रैक्टिकल किया था मोमबत्ती वाला, तो उसमें जो एक बड़ा भाग जो जलने में उपयोग नहीं हुआ वो नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। मतलब सबसे अधिक भाग जो है नाइट्रोजन ही घेरता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस ना। और ये मतलब सबसे ज्यादा स्थान इसी का है वायु में, ठीक है। और हम जो मोमबत्ती जलाए थे उसमें जो बच गई, मतलब जो गैस बची हुई है वही वहां पर नाइट्रोजन गैस है। ओके, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितने मात्रा में पाई जाती है? हमने देखा जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है। मान लो हम किसी बंद कमरे में कोई चीज जला रहे होते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है ना। तो ये घुटन क्यों महसूस होती है हमें? क्योंकि उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में एकत्रित हो गई। ऑक्सीजन जो है वो तो जलने में उपयोग हो गई और क्या बन गया वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें, हमारा सांस उससे फूलने लगता है ना, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और कुछ जहरीली गैसें भी बनती हैं उसमें। ओके, उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यूज कर ली जाती है, और जो वो ऑक्सीजन निकालते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसका अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हो जाता है। ओके, और हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मतलब छोड़ते हैं। ओके, अब देखते हैं धूल तथा धुआं। अब जो वायु है उसमें सिर्फ ही ये गैसें ही नहीं होती, इसमें धूल और धुआं भी होता है। आपने देखा है कि जो कारखाने हैं उनमें से उनकी जो चिमनियां जो ऊंची ऊंची होती हैं उसमें से कितना धुआं निकलता है। गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो चलती है रोड पे, उनमें से धूल निकलता है, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। और इन कारखानों की चिमनियां लंबी तो होती हैं, है ना, बहुत ऊंचाई तक गई होती हैं। ये हमारे लिए तो मतलब हानिकारक होती ही हैं, पर हमारे लिए कम होती हैं। पर जो ये मतलब पक्षी वगैरह उड़ते हैं जो बादल में, है ना, आकाश में उड़ते हैं, उनके लिए, उनके तो बहुत करीब होती है ये, मतलब जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, वो पंछी जो ऊपर उड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ वायु में धूल के कणों की उपस्थिति
का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। फ्रेंड्स, हमने देखा कि धुआं भी होता है वायु में, और अब धूल भी होता है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो मान लो आप एक कमरा है और उसमें छत के ऊपर से एक छोटी सी छेद है जिससे सूर्य की प्रकाश अंदर आ रही है, तो आपने उसमें देखा होगा उस छेद से कि जो सूर्य की प्रकाश अंदर आ रही है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कण दिखाई देते हैं, चमकीले कण। तो यही क्या होते हैं? यही धूल है ना, जो हमें सूर्य की रोशनी के साथ दिखाई पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने जाना कि वायु में कौन कौन से अवयव होते हैं? जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और धुआं। ओके, और इसके साथ साथ बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तो वायु का 99% भाग बनाते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अन्य ऐसी गैसें, अक्रिय गैसें जैसे रेडॉन, जीनॉन वगैरह, वो क्या है? सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलती है, और वो केवल 1% भाग बनाती हैं इस वायु का। तो हम आगे वायु की संरचना देखेंगे। फ्रेंड्स, वायु की संरचना यहाँ पर मैं डायग्राम बनाई हूँ, तो इसमें ये जो इतना % भाग है ये नाइट्रोजन का है और इतना ऑक्सीजन का है, जबकि ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, और इसके साथ साथ जो अन्य गैसें हैं वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, बिल्कुल 0.00 करके पाई जाती हैं। तो ये हुई वायु की संरचना। अब आगे देखते हैं 15.3, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है? तो हम देखेंगे कि नहीं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो पानी है उसमें रहने वाले जीव जंतु जो हैं पानी में घुलित वायु का यूज करते हैं श्वसन की क्रिया में, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि वायु में मतलब जल में वायु विद्यमान होती है। और इसका एक और प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मान लो आप किसी बर्तन में पानी गर्म करोगे तो थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि जल में वायु उपस्थित है। ओके, अब देखते हैं मिट्टी में वायु होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। तो इसको एक प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखाऊंगी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ मौखिक रूप से। तो हम कोई मिट्टी का ढेला लेते हैं, उसको एक गिलास में डाल देते हैं और उस गिलास में पानी डालेंगे, तो हम देखते हैं कि मिट्टी से मतलब बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, और मिट्टी जब तक पूरा भीगता नहीं है तब तक उसमें से बुलबुले निकलते रहते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि मिट्टी में भी वायु होती है। और आपने देखे हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे कि अर्थवर्म मतलब केचुआ जो मिट्टी में रहता है, तो वो कैसे श्वसन करता है? तो वो जो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें भी वायु भरी होती है और उसी के माध्यम से अपने त्वचा के द्वारा वो श्वसन करते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि मिट्टी में भी वायु प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए आगे देखें 15.4, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल में ये ऑक्सीजन आता कहाँ से। प्रतिस्थापित होना मतलब मौजूद होना। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है ये जानेंगे। ओके, तो हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में कि देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं मतलब छोड़ते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मतलब पेड़ पौधे और हम जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए। और बहुत अधिक मात्रा में आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक भाग कहाँ से आता है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो समुद्री जीव जितने भी शैवाल वगैरह हैं वो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि उनकी मात्रा इतनी अधिक है। हम तो एक छोटे से सूक्ष्म भाग में ही रहते हैं समझो पृथ्वी के, पर समुद्र जो है, महासागर जो है, पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है, अधिकतर स्थान घेरा है उसने, है ना।
महासागरों ने, और उनके ऊपर क्या रहते हैं, महासागरों में शैवाल वगैरह रहते हैं। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे पवन चक्की। पवन चक्की क्या होता है? तो पवन चक्की, वायु पवन चक्की को घुमाती है, जिसका उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। तो फ्रेंड्स, ये पवन चक्की का चित्र है। जब इसकी ये पत्तियां घूमती हैं तो कैसे घूमेंगी? वायु के कारण ही घूमेंगी। जब तेज वायु चलती है तो इसकी ये जो पंखुड़ियां हैं वो घूमने लगती हैं, और यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर उसके कुछ मशीन लगे हुए होते हैं जिससे बिजली बनती है, बिजली पैदा होती है ना। और इस पवन चक्की का उपयोग किसमें किया जाता है? ट्यूबवेल से पानी खींचने के लिए, है ना। जैसे कि बड़े बड़े कुएं हैं, उनसे भी पानी खींचने के लिए यूज किया जाता है। आटा का चक्की जो होता है उसको चलाने में होता है। और पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है, मतलब इससे बिजली भी बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हमने वायु के इतना सारा जो महत्व है उसको देखा। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि वायु नावों को खेने में, मतलब अगर वायु नहीं होगी तो नाव एक जगह स्थिर रहेगा। जिस तरह अगर नाव को लेफ्ट मोड़ना है या राइट मोड़ना है तो उसके विपरीत दिशा में जो नाव के चप्पू होते हैं या उसकी जो मशीन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वाले मोटर बोट वगैरह हैं वो चलाए जाते हैं। तो ये सब क्यों संभव है? वायु के द्वारा ही संभव हो पाता है। ग्लाइडर जानते हो आप, जो किसी ऊंचे स्थान से ग्लाइडिंग करते हैं, है ना। पैराशूट भी वायु के द्वारा ही चलता है। हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। मतलब ये सारी चीजें क्या हैं? वायु की उपस्थिति में ही चल पाती हैं। आपको पता है चांद पर मतलब वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे निर्वात है। तो वहाँ पर हम चलना फिरना, घूमना, बात करना ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर वायु प्रेजेंट नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है, ये सिर्फ वायु की उपस्थिति के कारण ही है। ओके फ्रेंड्स, पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं, है ना। अगर वायु नहीं रहती तो ये भी उड़ नहीं पाते, हम चल नहीं पाते। अगर वायु नहीं होती तो हम चल भी नहीं पाते। आप क्या मतलब स्पेस पे आप चल पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर निर्वात है, वहां पर एयर नहीं है। ओके, वायु परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधों में जो परागण की क्रिया होती है वो भी वायु के द्वारा ही होती है ना। कई तरह से कीटों के द्वारा भी होती है, पर मेनली वायु के द्वारा भी परागण होती है। ओके, जल चक्र में भी वायु महत्वपूर्ण है। अब इसको मैंने लास्ट जो हम पढ़े थे जल के बारे में, तो मैंने जल चक्र समझाया था आपको। तो जल चक्र में वायु कैसे महत्वपूर्ण होगी? जो हवाएं चलती हैं, तो हवाओं के द्वारा ही जो जल वाष्प है वो उड़कर बादल बनते हैं, है ना। और बादलों से फिर जो वर्षा होती है वो फिर नीचे जमीन पर आती है। तो इस तरह से जल चक्र जो है चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह हमने जाना कि वायु का क्या क्या महत्व है ना। तो अब ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, 15 चैप्टर। अब आई क्वेश्चन की बारी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहूँगी कि आप सभी कम से कम अपने नॉलेज के लिए आंसर दिया कीजिए। ओके, और आप लोग जो आंसर देते हो उसको दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, है ना, तो उनको भी मालूम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट किया कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न है, वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा बताइए। मैंने आपको इसीलिए प्रतिशत मात्रा नहीं बताई थी कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, और जो अदर गैसेस हैं वो कितने परसेंट है, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन बनाना चाह रही थी आपके लिए, इसलिए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वायु में इन जो विभिन्न गैसें हैं उसका प्रतिशत मात्रा कितनी है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर पसंद ना आया तो डिसलाइक कर सकते हो आप। ओके, और अपने फ्रेंड्स और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे शेयर कर दीजिए,
वीडियोस को, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस है एनसीईआरटी के बुक्स की। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।